हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखते हैं क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 10। ओके, तो आपका चैप्टर का नेम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। तो कोशिका चक्र होता क्या है? कोशिका विभाजन द्वारा जीवन की निरंतरता बनी रहती है। कोशिका की जो उत्पत्ति होती है वो कैसी होती है? पूर्व उपस्थित कोशिका से होती है। कोशिका में कोशिका द्रव्य पाया जाता है और केंद्रक, तो उन दोनों में क्या होता है? घनिष्ठ संबंध होता है। इसे हम कहते हैं केंद्रक कोश द्रव्य संकेतक। कोशिका तथा कोशिका द्रव्य की वृद्धि के कारण एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब यह संबंध टूट जाता है तथा जो आपकी मदर सेल है वो क्या होती है? टोटल सेल में विभक्त हो जाती है। इस प्रकार एकमात्र कोशिका से संतति कोशिका के निर्माण को कोशिका विभाजन कहते हैं। मतलब जो आपकी एक सेल होती है मदर सेल, उससे आपकी टोटल सेल बनती है, उसको ही हम कहते हैं कोशिका विभाजन। अब केंद्रक कोशिका द्रव्य संकेतक जो था, इसे क्या था? ये था आपका कोशिका द्रव्य और केंद्रक में जो घनिष्ठ संबंध होता है उसको हम कहते हैं केंद्रक कोशिका द्रव्य संकेतक। इंग्लिश में कहते हैं कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। अब कोशिका चक्र क्या होता है? हमने पढ़ लिया कोशिका विभाजन। अब हम देखते हैं कोशिका चक्र। तो कोशिका चक्र क्या होता है? एक विभाजन प्रारंभ होने से दूसरा विभाजन प्रारंभ होने के बीच का काल है। ये क्या होता है? जब एक आपका कोई एक साइकिल होता है ये कोशिका चक्र, इसमें जब आपका एक डिवीजन शुरू होता है और दूसरा डिवीजन शुरू होने के बीच का जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं कोशिका चक्र। कोशिका चक्र को दो फेज में बांटते हैं। फर्स्ट आती है आपका अंतरावस्था एंड विभाजन अवस्था। अंतरावस्था मीन्स इंटरफेज एंड विभाजन अवस्था डिवीजन फेज। ओके, फर्स्ट आती है अंतरावस्था इंटरफेज। कोशिका विभाजन से बनी संतति कोशिका के विभाजित होने से पहले वृद्धि काल अवस्था इंटरफेज कहते हैं और इसे तीन उपअवस्थाओं में बांटा जाता है। फर्स्ट आती है प्रथम अंतराविधि, G1 फेज कहते हैं जिसे, एंड सेकंड संश्लेषण विधि मीन्स सिंथेसिस, तो S फेज, एंड थर्ड द्वितीय अंतराविधि G2 फेज। तो फर्स्ट हम देखें कि G1 फेज होता क्या है। प्रथम अंतराविधि, इस अवस्था में कोशिका विभाजन चक्र के पूर्ण समय का लगभग 35 से 50% समय लगता है। इस अवस्था में कोशिका ग्रोथ करती है और डीएनए संश्लेषण में भाग लेने वाले आरएनए और एंजाइम का संश्लेषण होता है। मीन्स इसमें आरएनए और एंजाइम्स बनते हैं। सेकंड फेज आती है आपकी संश्लेषण विधि, एस फेज। इस अवस्था में कोशिका चक्र के कुल समय का लगभग 30 से 40% समय लगता है। इस अवस्था में डीएनए का द्विगुणन होता है, डीएनए डुप्लीकेशन होता है और गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड्स बन जाते हैं। दोनों क्रोमेटिड्स आपस में सेंट्रोमियर द्वारा जुड़े होते हैं। सेंट्रोमियर क्या होता है? ये दोनों आपका एक क्रोमोसोम है, इसमें जो ये क्रोमेटिड्स होते हैं ये आपके इस सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। तो ये बीच का जो पार्ट होता है उसे कहते हैं सेंट्रोमियर। अब है द्वितीय अंतराविधि, G2 फेज। इस अवस्था में कोशिका चक्र के पूर्ण समय का लगभग 10 से 20% समय लगता है और G2 फेज में कोशिका में उन पदार्थों का संश्लेषण होता है जिनकी आवश्यकता कोशिका विभाजन के समय होगी और इस अवधि के बाद कोशिका विभाजित होने लगती है। तो इंट्राफेज कंप्लीट होने के बाद सेकंड देखते हैं जो आपका पॉइंट आता है विभाजन अवस्था, डिवीजन फेज। इस अवस्था में कोशिका विभाजन चक्र के पूर्ण समय का लगभग 5 से 10% समय लगता है। इसके अंदर केंद्रक और कोशिका द्रव्य का बंटवारा होता है। फिर आपको ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। ये आपका क्या है? ये आपका कोशिका चक्र का डायग्राम है। ओके, ये आपके यहाँ पे इंटरफेज है एंड ये प्रोफेज, मेटाफेज, ये आपका मियोसिस है, सब आगे आएगा। ओके, यहाँ पे सेल ग्रोथ है G2 फेज जो आपका G1 सेल ग्रोथ एंड S डीएनए डुप्लीकेशन एंड यहाँ पे M मायोसिस मिटोसिस। ठीक है, तो आपकी फेज यहाँ पे दिखा रखी है। तो आपको ये सेल साइकिल का डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये आपके जो सेल है यहाँ पे उसका डिवीजन हो रहा है। ठीक है, ये आपका क्या है? अंदर ही क्रोमोसोम है कि फिर ये इसका क्या होता है? क्रोमेटिड्स बनते हैं। क्रोमेटिड्स सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है? इसका डिवीजन हो जाता है। ये आप आगे पढ़ोगे मिटोसिस एंड मायोसिस में। तो आपकी क्या होती है? एक मदर सेल से लास्ट में आपकी 2 टोटल सेल बन जाती है। इसको हम कहते हैं सेल साइकिल। कि जब आपका यहाँ से स्टार्ट होता है डिवीजन होना, तो जहाँ से एक डिवीजन स्टार्ट होने से दूसरा डिवीजन स्टार्ट होने के बीच का जो टाइम होता है उसको आप कहते हैं सेल साइकिल। तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। अब आता है कोशिका विभाजन के प्रकार। ओके, सूत्री विभाजन या कायिक सूत्री विभाजन भी कहते हैं इसको। फर्स्ट जो आपका होता है वो सूत्री विभाजन होता है, इसको हम कायिक सूत्री विभाजन भी कहते हैं। या इसका अगला नाम होता है समसूत्रण और इंग्लिश में कहते हैं मेटोसिस या मिटोटिक। ओके, सेकंड होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन जिसको हम अर्धसूत्रण कहते हैं या मियोसिस कहते हैं, या कहते हैं इसको रिप्रोडक्शन डिवीजन या मेयोटिक सेल डिवीजन। आपके कोर्स में सिर्फ ये 2 ही दिए गए हैं। थर्ड आता है आपका असूत्री विभाजन या अमिटोसिस। फोर्थ आता है मुकुलन जिसको कहते हैं बडिंग, एंड फिफ्थ स्वतंत्र कोशिका विभाजन या फ्री सेल फॉर्मेशन। 11th में सिर्फ इन दोनों के बारे में बताया जाता है। फर्स्ट आता है सूत्री विभाजन या समसूत्रण, या कहते हैं कायिक सूत्री विभाजन या मिटोसिस, सोमैटिक मिटोसिस भी कहते हैं, या मेयोटिक सेल डिवीजन।
सूत्री विभाजन जो है सभी प्रकार की काय कोशिकाओं में होता है। सूत्री विभाजन की खोज W फ्लेमिंग ने की थी 1882 में। ओके, तो मिटोसिस सूत्री विभाजन क्या है? वो क्रिया है। सूत्री विभाजन वह क्रिया है जिसमें केंद्रक के क्रोमेटिन पदार्थ से विशेष प्रकार के क्रोमोसोम लंबाई में बीच से 2 भागों में विभाजित होकर डॉटर न्यूक्लियस बनाते हैं। यह जो डिवीजन होता है ये वेजिटेटिव सेल में होता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो है एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनती हैं जो आकार में लगभग समान होती हैं। दोनों डॉटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या होती है जो मदर सेल में होती है। इस प्रकार के विभाजन के बाद अर्ध गुणसूत्रों की संख्या में कोई चेंज नहीं होता और सूत्री विभाजन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। सूत्री विभाजन पूरा होने में कितना टाइम लगता है? 2 घंटे का। तो आपने सूत्री विभाजन में क्या देखा कि एक मदर सेल से आपकी 2 डॉटर सेल फॉर्म होती है। सूत्री विभाजन को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, केंद्रक विभाजन या कहते हैं इसको कैरियोकाइनेसिस। ओके, सेकंड बांटते हैं हम कोशिका द्रव्य का विभाजन या कहते हैं इंग्लिश में से साइटोकाइनेसिस। तो हम इन 2 भाग के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट, केंद्रक विभाजन या कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? तो इसका केंद्रक विभाजन 2 भागों में होता है। फर्स्ट होता है विभाजन अंतराल इंटरफेज एंड सेकंड विभाजन प्रावस्था डिवीजन फेज। विभाजन अंतराल इंटरफेज में क्या होता है? विभाजन प्रारंभ होने से पहले की अवस्था को क्या कहते हैं? विभाजन अंतराल अवस्था कहते हैं, इंटरफेज। 2 विभाजन के बीच कोशिका में विशेष तरह के परिवर्तन और महत्वपूर्ण क्रिया होती है जिनके बिना अलग विभाजन नहीं हो सकता। इसलिए विभाजन के बीच इंटरफेज की अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इंटरफेज के दौरान कोशिका द्रव्य की वृद्धि, गुणसूत्रों के द्विगुणन के लिए डीएनए और प्रोटीन का संश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण क्रिया होती है। तो इंटरफेज में क्या होता है? कोई भी डिवीजन स्टार्ट होने से पहले की जो आपकी अवस्था होती है उसको आप इंटरफेज कहते हो। डिवीजन फेज क्या होता है? इस अवस्था में केंद्रक में अनेक परिवर्तन होते हैं और इसे निम्न भागों में बांटा गया है। तो फर्स्ट बांटा गया है पूर्वावस्था जिसको आप कहते हैं प्रोफेज एंड मेटाफेज एंड एनाफेज एंड टेलोफेज। काफी इंपोर्टेंट और एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो प्रोफेज में क्या होता है? इस अवस्था में क्रोमेटिन जाल छोटे छोटे कुंडलित धागे जैसी रचनाओं के रूप में खुल जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो क्रोमेटिन जाल होता है वो कुंडलित धागे जैसी रचनाओं में खुलता है। फिर इन रचनाओं को हम क्या कहते हैं? इनको ही कहते हैं हम गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स। और इस अवस्था में गुणसूत्र एक दूसरे पर लिपटे रहते हैं। कुछ समय बाद गुणसूत्र कुछ मोटे तथा घने हो जाते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र 2 सूत्रों का बना होता है जो एक दूसरे से लिपटे रहते हैं। इनको हम कहते हैं क्रोमेटिड्स, हिंदी में कहते हैं अर्ध गुणसूत्र। तथा जिस स्थान पर ये दोनों अर्ध गुणसूत्र जुड़े रहते हैं उसे कहते हैं हम सेंट्रोमियर गुणसूत्र बिंदु। अब धीरे धीरे गुणसूत्र अधिक संघनित हो जाता है, केंद्रक करा और केंद्रिका समाप्त हो जाती है और इस अवस्था के अंत में गुणसूत्र बीच की रेखा की ओर बनना शुरू कर देते हैं। डायग्राम आपको जरूर बनाना है। देखिए शुरू में ये क्या है? ये जो है क्रोमेटिन जाल छोटे छोटे कुंडली धागे जैसी संरचना होती है। ठीक है, फिर क्या होता है इसमें? फिर एक दूसरे पे लिपट जाते हैं जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है? ये क्रोमेटिड्स में ये जो क्रोमोसोम है 2 क्रोमेटिड्स में डिवाइडेड हो जाते हैं। इनको हम कहते हैं क्रोमेटिड्स और आप ये सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। ओके, फिर ये अलग होते हैं और बीच की रेखा में आ जाते हैं जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, मीन्स मध्य रेखा। तो आपको डायग्राम ड्रॉ कर लेनी है। सेकंड आता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है? मध्यावस्था में गुणसूत्र मध्य रेखा पर एकत्र हो जाते हैं, मतलब बीच में इकट्ठे हो जाते हैं और एक स्पिंडल के रूप में आकृति बन जाती है। इस स्पिंडल के दोनों सिरे को हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं और बीच के तल को मध्य रेखा कहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र मतलब जो क्रोमेटिड्स है ये गुणसूत्र बिंदु से टेक्टाटाइल त्रुक के सिरे पर स्थित ध्रुवों से जुड़ रहते हैं। जो आपका टेक्टाटाइल तर्कु होता है मीन्स स्प्रिंटर होता है उसके सिरे पर ध्रुवों से जुड़े होते हैं। ओके, इस बार ये इस फेज में बीच में आ जाते हैं। फिर आता है आपका एनाफेज। एनाफेज में जो क्रोमेटिड्स है वो अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं या जो तर्कों के विपरीत ध्रुवों की ओर खींचने लगता है। जो स्पिंडल था उसके पोल की ओर खींचने लगते हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। इसका प्रमुख कारण क्या है कि टैक्टाइल तंतुओं का जो पोल होते हैं उनकी ओर खींचना है। इस प्रकार क्रोमेटिड्स जो स्पिंडल है उसके एक पोल की ओर तथा जो बाकी है वो आधे विपरीत दिशा में स्थित दूसरे ध्रुव की ओर चले जाते हैं। इस अवस्था में जो टोटल क्रोमोसोम होते हैं उनके समूह विपरीत ध्रुवों पर एकत्रित हो जाते हैं और इस समय ये वी या एल का आकार ले लेते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल है कि ये अपने अपने पोल की तरफ चले जाते हैं। तो आपको डायग्राम ड्रॉ जरूर करना है। फिर आता है आपका टेलोफेज। क्रोमेटिड्स के विपरीत ध्रुवों पर पहुंचने जाने पर उनके केंद्रकला का निर्माण होने लगता है, केंद्रिका बन जाती है और क्रोमेटिड्स पतले लंबे और कुंडित होकर क्रोमेटिन जाल बना लेते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका कोशिका द्रव्य विभाजन। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? केंद्रक विभाजन हमने पढ़ लिया कैरियोकाइनेसिस में, तो केंद्रक विभाजित हो गया। उसके बाद होता है आपका कोशिका द्रव्य विभाजित, उसको ही हम लाते हैं साइटोकाइनेसिस में।
इस प्रक्रिया को कोशिका द्रव्य विभाजन साइटोकाइनेसिस कहते हैं। जंतु कोशिका में जो कोशिका द्रव्य विभाजित होता है वो कोशिका खांच विधि से होता है। तो प्लाज्मा लेमा या कोशिका करा के कंस्ट्रिक्शन से कोशिका खांच बन जाती है और ये खांच धीरे धीरे गहरी होती जाती है और अंत में 2 डॉटर सेल बन जाती है। ठीक है, ये आपकी कोशिका कला है। तो क्या है, ये आपका साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर ये सर्कुलर कंस्ट्रक्शन होता है, मीन्स इसमें संकीर्ण कंस्ट्रक्शन होता है। और क्या होता है, जो आपकी एक मदर सेल है वो डॉटर सेल में डिवाइडेड हो जाती है। ये जो आपका पूरा डायग्राम है वो प्राणी कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन है। ओके, अब हम देखेंगे पादप कोशिका में कैसे होता है कोशिका द्रव्य विभाजन। पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन कोशिका पट सेल प्लेट के द्वारा होता है। डिक्टोसोम कोशिका प्लेट के निर्माण में सहायक होते हैं और कोशिका प्लेट का निर्माण केंद्र से परिधि की ओर होता है। देखिए इसमें क्या होता है, ये आपकी क्या है, आपकी मदर सेल है, उससे डॉटर सेल का निर्माण होता है। यहाँ पे सेल प्लेट डिवाइडेड हो जाती है। पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन। अब देखते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन का महत्व क्या है। तो समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से उसी के समान 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक कोशिकीय जायगोट से बहुकोशिकीय प्राणी या पादप शरीर समसूत्री विभाजन द्वारा ही बनते हैं और जीवधारी में मरम्मत तथा वृद्धि समसूत्री विभाजन द्वारा होती है। निम्न श्रेणी के जीवों में समसूत्री विभाजन द्वारा ही अलैंगिक जनन होता है और शरीर में पुरानी कोशिकाओं के नष्ट होने पर समसूत्री विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब हम नेक्स्ट डिवीजन देखते हैं, वो आपका अर्धसूत्री विभाजन। मियोटिक डिवीजन होता क्या है। ओके, मियोसिस शब्द की जो खोज है वो फॉर्मर और मोरे ने 1905 में की थी। यह विभाजन गुणसूत्रों की जनन कोशिकाओं में होता है। यह गैमेट्स के निर्माण के समय होता है। जब टेस्टिस में शुक्राणु बनने लगते हैं तो वहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है। और ऐसी स्थितियों में जो अंडाशय होता है उसमें जब अंडाणु का निर्माण होता है तो वहाँ अर्धसूत्री विभाजन होता है। पौधों में यह परागकण और भ्रूणकोश के निर्माण में होता है। इस विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। अर्धसूत्री विभाजन 2 फेजेज में पूरा होता है। फर्स्ट प्रथम अर्धसूत्री विभाजन एंड सेकंड द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। तो फर्स्ट आता है आपका प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, मतलब पुत्री कोशिकाएं हैप्लॉइड हो जाती है। इसमें समसूत्री विभाजन की तरह ही आपकी फेज आती है, एनाफेज, मेटाफेज एंड टीलोफेज सब आती है। फर्स्ट आती है आपके फर्स्ट प्रोफेज। क्या होती है, यह अवस्था अत्यंत लंबी और जटिल होती है। इस अवस्था को 5 उपावस्थाओं में बांटा गया है। फर्स्ट आता है आपका लैप्टोटीन। ठीक है, लैप्टोटीन अवस्था में गुणसूत्र पतले होते हैं, लंबे और धागे के समान कुंडलित रहते हैं। गुणसूत्रों में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है। सेकंड उपावस्था आती है जाइगोटिन। समजात गुणसूत्रों के बीच आकर्षण उत्पन्न होता है। इसके फलस्वरूप समजात गुणसूत्र जोड़े बना लेते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं सूत्र युग्मन, सिनैप्सिस कहते हैं। गुणसूत्रों के जोड़े युग्मित गुणसूत्र या बाइवेलेंट कहलाते हैं। फिर आता है आपका पैचुटीन। इस अवस्था में गुणसूत्र छोटे होते हैं और मोटे हो जाते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र लंबाई में बढ़कर 2 क्रोमेटिड्स बनाता है। इसके फलस्वरूप प्रत्येक जोड़े में 4 क्रोमेटिड्स दिखाई देते हैं। इस अवस्था को हम चतुष्क टेट्राड कहते हैं। क्रोमेटिड्स के बीच क्रोमेटिड्स का टुकड़ों का एक्सचेंज होता है। जिन स्थानों पर क्रॉसिंग ओवर होता है उन बिंदुओं को हम किराजमेटा कहते हैं। डिप्लोटीन आती है नेक्स्ट। गुणसूत्र और अधिक मोटे और छोटे हो जाते हैं इस फेज में और समजात गुणसूत्र प्रतिकर्षण के कारण एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट होते हैं। गुणसूत्र सेंट्रोमियर से अलग होना शुरू होते हैं और इस क्रिया को हम कहते हैं टर्मिनलाइजेशन। इस समय गुणसूत्र केवल किराजमा पर जुड़े दिखाई देते हैं। फिर फेज आती है आपकी डाइकाइनेसिस। इस अवस्था में बाइवेलेंट और अधिक सिकुड़कर मोटे हो जाते हैं। ये चारों ओर से मैट्रिक्स से घिरे होते हैं। केंद्रक करा और केंद्रिका गायब हो जाती है तथा तर्कुतंतु का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। तो प्रोफेज खत्म होने के बाद फिर आता है आपका फर्स्ट मेटाफेज। समजात गुणसूत्रों के जोड़े कोशिका के बीच या विषुवत रेखा पर व्यवस्थित होते हैं। कोशिका के ध्रुवों के बीच तर्कु का निर्माण पूरा हो जाता है। फर्स्ट एनाफेज में क्या आता है, टेक्टाइल तंतुओं में विपरीत ध्रुवों की ओर संकुंचन के कारण समजात गुणसूत्र के जोड़े अलग होकर विपरीत ध्रुव की ओर चलना स्टार्ट करते हैं। फिर आता है आपका फर्स्ट टीलोफेज। दोनों ध्रुवों पर जो गुणसूत्र होते हैं वो चारों ओर केंद्रिका का निर्माण हो जाता है। पहला और द्वितीय विभाजन के बीच कभी कभी एक छोटी इंटरफेज भी हो जाती है। इस अवस्था में डीएनए संश्लेषण नहीं होता और इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, इंटरकाइनेसिस भी कहते हैं। अब हमने जो सारी फेज पढ़ी है ये डायग्राम में हम देखेंगे। ओके, फर्स्ट आपकी फेज थी लैप्टोटीन। लैप्टोटीन में देखिए आपका क्या होता है, ये आपके धागे के समान होते हैं फर्स्ट फेज में। ठीक है, फिर आपके फेज आते हैं जाइगोटिन। इसमें थोड़े से ये क्या होते हैं आपके, ये डबल हो जाते हैं जो आपके क्रोमोसोम होते हैं। फिर क्या होता है, आपके क्रोमेटिड्स बन जाते हैं जो सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। फिर आती है आपकी पैचिटीन। फिर आती है आपकी डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है, किराजमेटा फॉर्म कर लेते हैं एंड किराजमेटा के बाद आता है डाइकाइनेसिस। ओके, फिर आपके फॉर्म आती है मेटाफेज। इसमें क्या होता है, ये सेंटर पे आ जाते हैं जो आपके क्या होते हैं, किराजमेटा।
फिर क्या होता है, ये अपने पोल पे चले जाते हैं। ये आपकी लेट एनाफेज कहलाती है। तो ये क्या है आपकी, ये आपके प्रथम अश्रुति विभाजन की सारी उप अवस्थाएं है जो आपको ड्रॉ कर लेनी है और बहुत अच्छे से ड्रॉ करनी है, क्योंकि एग्जाम में ये डायग्राम जरूर आता है। फिर सेकंड आता है आपका द्वितीय अश्रुति विभाजन, सेकंड मेयोटिक डिवीजन। द्वितीय अश्रुति विभाजन जो ये आपका सेकंड मेयोटिक डिवीजन है वो समश्रुति विभाजन के समान ही होता है। इसमें द्वितीय पूर्वावस्था, द्वितीय मध्यावस्था, पश्चावस्था सब फेजेस होती हैं, ठीक है। उनमें गुणसूत्रों के क्रोमेटिड्स का बंटवारा हो जाता है और इस प्रकार एक कोशिका से 4 हैप्लॉइड कोशिका का निर्माण होता है। देखिए आपकी क्या आई, ये आपकी एक मदर सेल होती है और इससे आपको क्या होता है, 4 अगुणित हैप्लॉइड कोशिका का निर्माण होता है। फर्स्ट में 2 होता है एंड सेकंड फेजेस में फिर से आपका 2 होता है। तो इस तरह 2 ये डॉटर सेल एंड 2 ये डॉटर सेल फॉर्म हो जाती है। ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है और ये भी आपको ड्रॉ कर लेना है। ये आपका द्वितीय अश्रुति विभाजन की उप अवस्था है। तो ये आपका चैप्टर के नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपको क्या करना है, मैं स्टार्टिंग से दिखाऊंगी, तो आपको वीडियो को पॉज करना है और अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेना है। वीडियो अच्छी लगती है तो आपको लाइक करना है और शेयर एंड कमेंट्स करके बताना है। तो चलिए मैं आपको चैप्टर के नोट्स दिखा रही हूँ स्टार्टिंग से। आपको वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेना है अच्छे से। ओके, डायग्राम आपको बहुत अच्छे से ड्रॉ करने हैं, क्योंकि डायग्राम बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और डायग्राम के बहुत मार्क्स मिलते हैं। ओके, वीडियो अच्छी लगती है तो आपको लाइक ज़रूर करना है, कमेंट्स करके बताना है एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना है और अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर करनी है ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। ओके,